हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो आज हम समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो क्या है, क्या उसकी नीड है, क्यों ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। तो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, बेसिकली डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। एक मिनट, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली होता क्या है, डीएनए है जो, उससे फॉर्मेशन होता है किसका, आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, और जो मेन एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहता है तो देख सकते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, यानी कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। और अब जो ये स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अभी मैं बनाऊंगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जो एंजाइम इसमें मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो एंजाइम इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर सिंपली हम आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और जो जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है उसको हम क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जैसे डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हम सभी जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और बहुत लंबा डीएनए है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में बहुत लंबा डीएनए है, और वो जो डीएनए है वो कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पूरा का पूरा डीएनए है वो कॉपी नहीं होता, मतलब उससे एमआरएनए नहीं बनता है, पूरे का पूरा डीएनए इन्वॉल्व नहीं होता है आरएनए के फॉर्मेशन में। ठीक है, सिर्फ कुछ पोर्शन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, और वो जो फंक्शनल यूनिट है, यानी कि हम किसी जीन की बात करें, सिर्फ जो, यानी कि कहने का मतलब हो गया जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है बॉडी में, सिर्फ उसी चीज के लिए जो प्रोटीन बननी है उतना ही काम होना है, तो उतना ही डीएनए क्या होगा, रेप्लिक सॉरी ट्रांसक्रिप्ट होगा। ठीक है, यानी कि अब अगर ये पूरा का पूरा डीएनए है, मेरे को इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही हिस्से में ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाकी पूरे में नहीं होगा। ठीक है, सपोज मेरी बॉडी में ग्लूकोज चाहिए अभी मुझे। ठीक है, सपोज इंसुलिन चाहिए ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, तो इंसुलिन बनाने वाली जो जीन है वो क्या करेंगी, सिर्फ उतना ही ट्रांसक्रिप्शन चाहिए जो इंसुलिन बना सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा डीएनए ही पूरा ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर नीड काम होता है, यानी कि जहां हमें जरूरत पड़ती है वहां पर क्या होता है, जो डीएनए है उससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं बनता है। ठीक है ना। अब होता क्या है, एक चीज और आप देखेंगे कि यू कैरियोट और प्रो कैरियोट की अगर हम बात करें, तो अगर मैं यू कैरियोट की बात करूं और दूसरा मैंने बोल दिया प्रो कैरियोट। ठीक है, अगर मैं दूसरा प्रो कैरियोट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जो प्रो कैरियोट है उसमें तो सिर्फ एक ही है, आरएनए पॉलीमरेज, यही रिस्पॉन्सिबल है सारे काम करने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यू कैरियोट में क्या होता है, यू कैरियोट में तीन है, आरएनए पॉलीमरेज वन, आरएनए पॉल वन, फिर है आरएनए पॉलीमरेज टू, फिर आता है आपका आरएनए पॉलीमरेज थ्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज है जो रिस्पॉन्सिबल है और ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें तीन पॉलीमरेजेस आते हैं, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज वन, आरएनए पॉलीमरेज टू एंड आरएनए पॉलीमरेज थ्री होते हैं। ठीक है, तो इसको हम आरएमटी भी लिखते हैं, आरआरएनए, और भी इन्वॉल्व रहते हैं साथ में एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, आरएनए पॉलीमरेज वन, ठीक है, 20S आरआरएनए, 18S आरआरएनए एंड 58S आरआरएनए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 28S है, चाहे 18S है, चाहे 5.8S है, ये तीनों के तीनों क्या है, आरआरएनए, यानी कि आरआरएनए का फॉर्मेशन में आरएनए पॉलीमरेज वन रिस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, और वहीं अगर मैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करूं तो यहाँ पर
HNRNA लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, प्रिकर्सर होता है किसके लिए, mRNA के। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, mRNA की सिंथेसिस होती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं पॉलीमरेज थर्ड की बात करूँ तो मेनली tRNA देखो यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर 5s rRNA भी रहता है और SNRNA भी रहता है, ठीक है, लेकिन मेनली क्या है आपका tRNA, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं RMT पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 के लिए। तो ठीक है, ये तो हो गई एंजाइम्स की कहानी कि जब प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व रहेगा, और जब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। यूकैरियोट्स में 3 एंजाइम इन्वॉल्व रहते हैं, प्रोकैरियोट में सारे काम आरएनए पॉलीमरेज अकेला ही करता है, ठीक है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि प्रोकैरियोट्स हैव ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच सिंथेसाइज ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो सब तरीके के काम करता है, ठीक है। अब होता क्या है, जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसमें 3 प्रोसेस है, मतलब अगर हम उसके ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो क्या होता है, साइट्स हैं उसमें। अभी एक सेकेंड डायग्राम पे आते हैं। हाँ, ये डायग्राम है, ठीक है, आपके सामने। मैं इसको यहाँ पर ऊपर भी बना दूंगी। तो आप इसमें देख सकते हैं ये है प्रमोटर साइड, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मैंने आपके सामने बना दिया है। ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये हो गया इसकी 5 प्राइम, ये हो गया इसका 3 प्राइम, इधर हो गया 3 प्राइम और इधर हो गया आपका 5 प्राइम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। 5 प्राइम हो गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर यानी कि जो स्टार्टिंग जगह होती है यहां पर रहता है आपका प्रोमोटर। यहां पर क्या रहता है आपका प्रोमोटर, ये लिखा हुआ है ना प्रोमोटर, तो ये क्या हो गया आपका प्रोमोटर, प्रोमोटर, ठीक है। और यहां पर होता है आपका टर्मिनेटर, लास्ट में ये क्या होता है आपका टर्मिनेटर, ठीक है। एक तो हो गया प्रोमोटर और एक हो गया टर्मिनेटर, ठीक है। और जो बीच में का ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन रहता है बीच में का पोर्शन, ठीक है ना। तो पहली जगह पर लगा हुआ है प्रमोटर, एंड में लगा हुआ है टर्मिनेटर। जैसा कि इनके नाम से ही है कि प्रमोटर जो प्रमोट करेगा, जहां से इनिशिएट होगा ट्रांसक्रिप्शन उसको हम बोलते हैं प्रमोटर, और जहां पर ट्रांसक्रिप्शन एंड होगा उसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनेटर। और बीच में आपका ये क्या होता है स्ट्रक्चरल जीन, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अब ये हो गया। अब आता है इसके टेम्पलेट के ऊपर, ठीक है ना। तो एक होता है इसमें से कोडिंग स्ट्रैंड और एक होता है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। अब एक चीज हम समझेंगे कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो जो mRNA बनेगा उसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसमें से यानी कि जो 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, इसका मतलब सिंथेसिस कहाँ होगी, इस वाले स्ट्रैंड के सामने बनेगा, क्योंकि ये 3 प्राइम है तो यहाँ से 5 प्राइम होना शुरू होगा, और ये क्या है जो आरएनए बनेगा वो इधर बनेगा, इस साइड में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरीके से बनेगा। तो ये वाला जो 3 to 5 वाला है, इस वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं हम इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि जिसको टेम्पलेट मानकर एमआरएनए बनेगा उसको हमने क्या बोल दिया है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। अब जो इसके ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। एक्चुअल में क्या होता है ना, इस वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि इसका नाम क्या है कोडिंग स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड है तो हम लोग ये मान लेते हैं कभी कभी कि ये कोडिंग स्ट्रैंड इसका नाम है तो उसका मतलब ये कोड कर रहा होगा, नहीं एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसको हम मान के चलते हैं। यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया हुआ है थोड़ा सा उल्टा, आई मीन इसमें आप देख सकते हैं आप ऑपोजिट दे रखा है। इसमें ये 3 प्राइम वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर दे रखा है ये वाला, और ये स्ट्रैंड 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड ऊपर दिया हुआ, 5 प्राइम वाला नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और इसलिए इसमें इन्होंने ये जो 5 प्राइम वाले को इसको कोडिंग बोला हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको ये बताया है, यही इसमें भी है, बस स्ट्रैंड ऊपर नीचे, ठीक है। और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला है इसको टेम्पलेट बोला है, बिल्कुल सही, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला टेम्पलेट है, ठीक है। क्योंकि जब
सीक्वेंस होगा, हमने बोला ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होती है, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस होगी, यहाँ से यहाँ को सिंथेसिस होगी, ठीक है। अब ये जो एरो है ये दर्शाता है कि डायरेक्शन क्या रहेगी, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जब ऐड होंगे, जब न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन यहाँ से यहाँ रहेगी सिंथेसिस की, ठीक है। अब अब एक चीज आ जाती है, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है कि जो पहली साइट प्रमोटर हो गया, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन हो गया, थर्ड हो गया आपका टर्मिनेटर, तीन पार्ट इसमें है। जो दो स्ट्रैंड है उनमें से एक टेम्पलेट स्ट्रैंड रहता है, और इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब इसी को रीड करके इसी के साथ में 5 प्राइम टू 3 प्राइम में क्या होती है, आरएनए की सिंथेसिस होती है, एमआरएनए जो बनता है। और ये जो कोडिंग वाला है ये एक्चुअली स्ट्रैंड ऑफ रेफरेंस हम बोलते हैं इसको, क्योंकि इस पर क्या होता है कि इसके 5 प्राइम पर, ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसके 5 प्राइम पर क्या होता है, प्रमोटर होता है, और इसके 3 प्राइम पर क्या होता है, टर्मिनेटर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मानी जाती है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कौन कौन सी हो गई, प्रमोटर, स्ट्रक्चरर जीन और टर्मिनेटर, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन सी तीन चीजें आ गई हैं आपकी, प्रमोटर, प्रमोटर हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, और क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, अभी हम इनिशिएट करेंगे इस प्रोसेस को, स्टार्ट करेंगे तो समझेंगे। तो इसमें बेसिकली एक चीज और आती है कि जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं कॉपी होते, ठीक है। ये पूछा जाता है, एक इवन आपकी बुक में ही शायद लिखा हुआ है कि जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं होते, ठीक है। ये रहा ना क्वेश्चन, ठीक है। वाई बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, कहने का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो दोनों स्ट्रैंड है वो कॉपी क्यों नहीं होते, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे रेप्लिकेशन होता है उसमें तो दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब जैसे ये एक स्ट्रैंड है आपके सामने, ठीक है, ये है 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पर सीक्वेंस होती है आपकी ATGCAT, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ रहेगी, इधर A है तो इधर T, A फिर C के साथ G, इधर फिर T, देन A। तो यहाँ पर A और T के बीच में तो डबल बॉन्ड आएगा, इधर भी डबल बॉन्ड आएगा, G और C के बीच में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। अब हमने बोला कि हमें इससे आरएनए बनाना है, ठीक है। ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया आपका, ठीक है। अब इससे अगर आरएनए बनाते हैं हम, ठीक है। अब जब आरएनए बनेगा तो भाई अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी करते हैं तो इसका जो आरएनए बनेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, ठीक है। अब उसमें तो क्या होता है, एडेनिन की जगह पे इधर पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब आरएनए है तो इसमें क्या होगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडेनिन है ना, इसके ऑपोजिट में इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। UAG है तो C आ जाएगा, C के साथ G आ जाएगा, फिर U देन A, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, AUGCAU, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट दोनों ने बना दिया। अब एक तो ये हो जाएगा कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब क्या होगा कि अगर ये दोनों ही डीएनए की जो स्ट्रैंड है ये आरएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे तो इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो बन जाएगा, ठीक है। जो आरएनए है वो कैसा बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा तो राइबोसोम जो है वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पे बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो राइबोसोम होगा वो इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर बाइंड नहीं हो पाएगा, राइबोसोम कैन नॉट बाइंड ऑन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर जो राइबोसोम है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, और इस वजह से क्या होगा, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, नो ट्रांसलेशन, ठीक है, नो ट्रांसलेशन,
ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि भाई डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, दोनों हेलिक्स ने आरएनए बना दिया, इससे भी आरएनए बना, इससे भी आरएनए बना, तो कॉम्प्लीमेंट्री बन गए, जिससे इनका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो राइबोसोम इसको रीड नहीं कर पाएगा और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी। तो एक कहानी तो ये हो गई। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो जाता है, मान लो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनते हैं, अगर कि सपोज अलग अलग रहते हैं, ये अलग बन गया और ये एक अलग स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, लेकिन अब सीक्वेंसेस अलग हैं, सीक्वेंसेस अलग हैं भाई, इधर है यू ए सी जी यू ए, इधर आ जाता है तुम्हारा ए ए ए यू जी सी ए यू। फिर यहाँ पर कहानी क्या हो जाएगी, जब कोडॉन्स की हम बात करेंगे तो अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो प्रोटीन है वो भी अलग अलग तरीके की बन जाएगी। ठीक है, तो जब अलग अलग स्ट्रैंड बनेंगे तो उससे क्या होगा, अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप ये देखिए समझ पाएंगे इससे, सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन, यानी कि दो अलग तरीके की प्रोटीन्स बन जाएंगी। ठीक है, अगर दोनों स्ट्रैंड इसके डीएनए के काम करते हैं टेम्पलेट की तरह, तो दो डिफरेंट तरीके के एमआरएनए सीक्वेंस जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, एक केस में तो हमने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा, दूसरे केस में अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है प्रोटीन में वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा कि दो डिफरेंट तरीके की प्रोटीन्स कोड होंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, जो प्रोसेसेस है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करेंगे। ठीक है, और दूसरा मान लो एक जैसे बनते हैं तो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, एक दूसरे से डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, और ये आरएनए ट्रांसलेशन को क्या कर देंगे, रोक देंगे, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो होता क्या है, जो डीएनए का कुछ सेगमेंट जिसको हम जीन बोलते हैं, केवल वही कन्वर्ट होता है आरएनए में। ठीक है, और सिर्फ एक स्ट्रैंड, तभी दोनों में से केवल एक स्ट्रैंड होता है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जो अभी हमने बात करी कि केवल एक स्ट्रैंड है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, हाँ, तो अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे। ठीक है, तो अभी हमने बोला इसमें 3 साइट है, 3 साइट है। ठीक है, देखो होता है कि इसमें जो रोल है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, एक तो आरएनए पॉलीमरेज है इसमें एंजाइम, जो एंजाइम है वो कौन है, आरएनए पॉलीमरेज, मेन एंजाइम। ठीक है, और ये सारे काम ये आरएनए पॉलीमरेज करेगा। ठीक है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम जो कि सारे काम करेगा। ठीक है, अब इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ, अब आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, जब अलग अलग चीजों के कांटेक्ट में आता है तो उसका रोल क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब अगर आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ काम करता है, ठीक है, अब ये सिग्मा फैक्टर है, तो ये सिग्मा फैक्टर काम करता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका रोल क्या है, सब जगह पर डिफरेंट है। ठीक है, अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, ये सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ पर जो बेसिस हैं, बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक कर देगा, और क्या करेगा, यहाँ पर इनिशिएट कर देगा किसको, ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर देगा, इसके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे उनको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देगा, इनिशिएट कर देगा। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन साथ में क्या कर रहा है, वो सिग्मा फैक्टर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अकेले नहीं करेगा, आरएनए पॉलीमरेज अकेले इनिशिएट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज, हमने साइट बनाई थी ना अभी, ठीक है, ये जो प्रमोटर साइट है, ये प्रमोटर साइट है, तो ये क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज इस सिग्मा फैक्टर के साथ मिलके क्या करेगा, इस पॉलीमरेज साइट पर बाइंड कर जाएगा, यहाँ पर इधर पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस पॉलीमरेज साइट पर बाइंड कर जाएगा, और यहाँ पर है आपका टर्मिनेटर। ठीक है, तो इस पॉलीमरेज साइट पर बाइंड हो गया। ठीक है, बाइंड कर गया, और यहाँ पर इसने बॉन्ड्स को क्या कर दिया, ब्रेक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर यहाँ पर किसकी तरह काम करता है, इनिशिएटर की तरह। तो जो सिग्मा फैक्टर है आपका, सिग्मा फैक्टर ये किसकी तरह काम करता है, इनिशिएटर की तरह। किसकी तरह काम करता है, आपके इनिशिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, इनिशिएटर की तरह काम करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डीएनए की अनवाइंडिंग कर देता है, यानी कि ब्रेक कर देगा, बॉन्ड्स को अनवाइंड कर देगा।
इसके साथ मिलकर, ठीक है। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू है। पहली प्रोसेस हो गई आपकी इनिशिएशन, यानी कि इनिशिएट हो गया, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है इलोंगेशन, ठीक है, इलोंगेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉलीमरेज है ये इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। पहले तक सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिला, ठीक है, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया और ये कॉम्प्लेक्स इसमें एंटर कर गया, ठीक है, यहाँ पर एंटर कर गया। तो देख सकते हैं आप, ये बबल जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बन गया है। ये बीच में बॉन्ड्स क्या हो चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं, स्ट्रैंड अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिग्मा फैक्टर भी क्या हो गया, अलग हो गया है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर का काम क्या था, इनिशिएट कराना, इस आरएनए पॉलीमरेज को के साथ मिलकर प्रोमोटर पे बाइंड करवाना इसको, ठीक है। तो इसने प्रोमोटर पे बाइंड करवा दिया। अब क्या हो गया कि जो सिग्मा फैक्टर है ये क्या हो गया, अलग हो गया, ऐसा निकल गया है। तो अब आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, यहाँ पर अकेला बचा है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, जो आरएनए पॉलीमरेज है ये क्या करेगा, ये जो चेन बनी है, ये जो चेन बन रही है ना, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही है, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो एमआरएनए बन रहा है उसी की सीक्वेंस है। तो इसमें क्या होता है, ये जो डीएनए है, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, सॉरी, ये जो टेम्पलेट डीएनए है उसको रीड करते हुए इसमें क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है, जैसा डीएनए टेम्पलेट। अब ये डीएनए टेम्पलेट है, अगर ये डीएनए टेम्पलेट है तो उसी के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पर अगर अभी हमने जैसे लास्ट उसमें बात करी भाई कि यहाँ पर अगर जी है, अगर यहाँ पर सी है तो इसके आरएनए स्ट्रैंड में यहाँ क्या जुड़ जाएगा, जी जुड़ जाएगा। तो यही इस डीएनए स्ट्रैंड को रीड करेगा ये, और उसी के अकॉर्डिंगली क्या करता रहेगा, यहाँ पर को जो एमआरएनए की सीक्वेंस होगी उसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो अब सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिमूव हो चुका है, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज बचा है, और ये क्या क्या कर रहा है, इलोंगेशन की प्रोसेस को कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते गई तो ये चेन क्या होगी, धीरे धीरे लंबी होती चली गई, तो ये धीरे धीरे लंबी होती चली जाएगी। तो अब यहाँ से चलते चलते प्रोमोटर पे बाइंड किया, स्ट्रक्चरल जीन में इसने क्या कर दिया, चेन बनानी शुरू कर दी, यानी कि एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया, इलोंगेशन हो गया, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, इलोंगेशन हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये आ गया टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर यानी कि जहां पर क्या होगी, एंड होगी। तो यहाँ पर क्या करेगा, अभी आरएनए पॉलीमरेज तो वहां है ही, तो एक रो फैक्टर है, रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर हम इसको बोलते हैं। ये रो फैक्टर रोल प्ले करता है टर्मिनेटर का, ठीक है। ये रो फैक्टर किसका रोल प्ले करता है, टर्मिनेटर का। किसका रोल प्ले करता है, टर्मिनेटर का, ठीक है। तो ये रो फैक्टर क्या करेगा, इस सीक्वेंस को जैसे ही टर्मिनेटर पे आएगा ये रो फैक्टर जाएगा और ये पॉलीमरेज के पास चला जाएगा ये रो फैक्टर, और ये क्या कर देगा, बोलेगा कि बस हो गया भाई टर्मिनेटर, इसको एंड कर दो, ठीक है, यानी कि इस सीक्वेंस को अब यहीं पर रोक दो, ठीक है। तो उसके बाद ये जो सीक्वेंस निकली है इसको हमने क्या बोल दिया है, आरएनए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये सिग्मा फैक्टर के साथ मिलकर क्या कर देता है, प्रोमोटर साइट पर बाइंड हो जाता है, जिससे ये प्रोसेस इनिशिएट हो जाती है। उसके बाद सिग्मा फैक्टर इससे अलग हो जाता है, सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज बचता है, जो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को कंटिन्यूअसली ऐड करता रहता है और धीरे धीरे ये बबल आगे को बढ़ता रहता है, ठीक है, जहां तक चाहिए। तो जब तक टर्मिनेशन नेटर सीक्वेंस नहीं आ जाती तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर जब इसकी टर्मिनेशन होना होता है तो उस समय पर ये रो फैक्टर जाता है और क्या कर देता है, इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, और ये आरएनए बन गया आपका, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आरएनए का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स हम कह सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का ले लिया। अब यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, ठीक है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, एक तो सबसे पहले हमने बोला कि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसमें कितने एंजाइम इन्वॉल्व थे, उसमें 3 एंजाइम इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में कितने एंजाइम इन्वॉल्व थे, यूकैरियोट्स में 3 एंजाइम इन्वॉल्व थे, ठीक है, 3 एंजाइम थे, ठीक है। पॉल 1, आरएनए पॉल 1, पॉल 2 यानी कि पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज 1 एंड पॉलीमरेज 3, ठीक है, ये 3 एंजाइम इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो इंट्रॉन एक्सॉन ज़्यादा नहीं बनते। अब वो मैं बताती हूँ आपको स्प्लिट जीन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आ गया स्प्लिट जीन। तो होता क्या है कि इंटरप्टेड जीन, स्प्लिट जीन का मतलब होता है इंटरप्टेड जीन, ठीक है। अब जैसे ये एमआरएनए की सीक्वेंस बनी, ठीक है, एमआरएनए की सीक्वेंस बनी, ठीक है। अब इस एमआरएनए की जो सीक्वेंस बनी इसमें कहीं कहीं पर बीच में क्या होता है, ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, मतलब जो कोड नहीं करती किसी चीज़ के लिए, ठीक है। और ये ज़्यादातर हमें यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। जो स्प्लिट जीन है ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, यूकैरियोट्स में देखने को
मिलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में ये नहीं मिलते जनरली देखने को, ठीक है, यूकैरियोट्स में ही मिलेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो फंक्शनल, एक होती है फंक्शनल सीक्वेंस, एक होती है नॉन फंक्शनल सीक्वेंस। तो इसमें होता क्या, फंक्शनल जो सीक्वेंस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन, एक्सॉन। और दूसरे होते हैं आपके इंट्रॉन, दूसरे क्या होते हैं आपके, इंट्रॉन, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, इसमें बीच बीच में क्या है, ये एक्सॉन है, ठीक है, और इसके बीच बीच में क्या लगे हुए हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसके बीच बीच में लगे हुए हैं इंट्रॉन, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, ये है इंट्रॉन, ठीक है। तो जो एक्सॉन होते हैं वो क्या करते हैं, कोड करने का काम करते हैं, और इंट्रॉन वो काम नहीं करते हैं, वो कोई किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, यानी कि कहने का मतलब है वेस्ट है वो सीक्वेंस। तो अब अगर उस पर एनर्जी क्यों वेस्ट करी जाए, तो क्या करा जाता है, इन सीक्वेंस को काटा काटा जाता है, निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है इन सीक्वेंस को, ठीक है। तो अब क्या है, बीच में एक एक्सॉन है, एक इंट्रॉन है, एक एक्सॉन आ गया, एक इंट्रॉन आ गया, तो ये बीच में क्या है, स्प्लिट जीन्स, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन्स बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स रहते हैं इसमें, ठीक है। इन इंट्रॉन्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव करा जाता है, ताकि जो mRNA है रिक्वायर्ड वो बनाया जा सके। और ये जो प्रोसेस होती है इंट्रॉन्स को रिमूव करने की, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, क्या बोलते हैं हम, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग, ठीक है। स्प्लाइसिंग को का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। एंड स्प्लिट जीन्स क्या होता है, यानी कि जब सीक्वेंस होगी mRNA की, HNRNA बोलते हैं उसको, या प्री mRNA भी बोल सकते हैं हम उसको, प्रिकर्सर ऑफ mRNA कहा जाता है, क्योंकि मैच्योर mRNA वो नहीं है। जब मैच्योर mRNA उसको हम तब कहते हैं जब उसमें से इंट्रॉन्स की सीक्वेंस को हटा दिया जाता है, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस उसमें रहती है, सॉरी, मतलब सिर्फ जो फंक्शनल जीन है वो उसमें रहेगा, तब हम उसको कंप्लीट mRNA बोलते हैं, या मैच्योर mRNA बोलते हैं। उससे पहले हम उसको प्रिकर्सर mRNA या प्री mRNA बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो स्प्लाइसिंग का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, और स्प्लिट जीन का मतलब हो गया कि कंटिन्यूअस सीक्वेंस नहीं है, उसमें एक्सॉन के साथ इंट्रॉन्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये देखिए फंक्शनल पार्ट लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पर एक्सॉन लिखा है, फिर बीच में आ गया नॉन फंक्शनल पार्ट, इंट्रॉन लिखा हुआ है, फिर फंक्शनल पार्ट आ गया, एक्सॉन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये पार्ट तो कोड हो जाएगा, ये पार्ट कोड हो जाएगा, ये पार्ट कोड नहीं होगा इंट्रॉन वाला, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है आपके सामने, इसमें हम देख सकते हैं ये है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, ये बन गई आपकी सीक्वेंस। अब जो हमने ट्रांसक्रिप्शन बनाया था वहां पर आपने देखा था इस तरीके से सिंथेसिस हुई थी, ये रही सिंथेसिस हुई है, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं ये बीच में दे रखे ना, ये रेड कलर के, ये क्या है आपके इंट्रॉन्स है, और जो ये येलो कलर वाला पार्ट है ये क्या है आपका एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन है और ये क्या है इंट्रॉन है। अभी एक्सॉन क्या है आपके फंक्शनल पार्ट है, और इंट्रॉन क्या है, नॉन फंक्शनल पार्ट है। तो अभी इसको क्या बोला है, HNRNA, ठीक है, HNRNA यानी कि हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए है ये, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमेच्योर आरएनए भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेच्योर आरएनए, क्या बोलते हैं हम इसको, इमेच्योर आरएनए, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, इनमें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, अगर हम इसको देखें एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, ठीक है, तो ये क्या है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अभी हमने बताया था स्प्लिट जीन का मतलब क्या होता है। तो अब होता क्या है, इस स्प्लिट जीन को रिमूव करना है, ठीक है। तो इस स्प्लिट जीन को रिमूव कौन करता है, इस स्प्लिट जीन को रिमूव करते हैं स्प्लाइसोसोम्स, ठीक है, यानी कि जो ये है, ये राउंड राउंड दिख रहे हैं ना आपको, ये गोल गोल गोले बना दिए हमने, इनको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोम कह रहे हैं। तो ये स्प्लाइसोसोम क्या करते हैं इसको, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, ये क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, रिमूव इंट्रॉन्स, रिमूव इंट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखेंगे आप, पॉली एडिनाइलेशन, पॉली ए टेल, और दूसरा यहां लिखा हुआ है कैपिंग, ठीक है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, रिमूव होने के बाद ये जो सीक्वेंस बन गई, ये बन गई आपकी कंप्लीट mRNA,
ठीक है, ये बन गया आपका मैच्योर एमआरएनए या फिर कंप्लीट एमआरएनए। ठीक है, प्रोसेस्ड एमआरएनए भी बोल सकते हैं इसको। अब ये बन गया आपका मैच्योर। ठीक है, मैच्योर, मैच्योर एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक्सॉन है, कहीं पे भी आपको रेड कट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब क्या हो चुके हैं, ये इंट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। ठीक है, ओनली इसमें एक्सॉन्स हैं। और अब ये क्या है, मेच्योर एमआरएनए बन चुका है। इससे पहले ये क्या था, इमेच्योर आरएनए था, इसमें से हमने इंट्रॉन्स को निकाल दिया है। ठीक है ना। अब होता क्या है, पॉली ए टेल में क्या होता है, पॉली ए टेल में 200 से 300, लगभग 200 to 300 जो एडेनिन्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, 200 से 300 एडेनिन ऐड हो जाते हैं, और इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल। ठीक है, इसका एक अलग फंक्शन है। पॉली ए टेल हेल्प करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। और ये पॉली ए टेल क्या करती है, इसकी हेल्प करती है इसको न्यूक्लियस से बाहर लाने में। ठीक है, तो पॉली ए टेल का फंक्शन क्या है, पॉली ए टेल का फंक्शन क्या है कि बाहर लेके आना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और दूसरा आ जाता है कैपिंग। ठीक है, कैपिंग में होता कुछ नहीं है एक्चुअल में, कि जो हेड वाला एंड होता है यहाँ पर जो ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट होता है जीटीपी, वो ऐड हो जाता है और उसमें 7th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये कैपिंग होती है, ये भी इसका एक अलग रोल है। ये हेल्प करता है आपका ट्रांसलेशन के टाइम पे राइबोसोम को ऐड करवाने में। ठीक है, ठीक है ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो कैपिंग है, यानी कि जो एक कैपिंग है, कैपिंग का रोल क्या है, जो कैपिंग है वो हेल्प करती है किसमें, ट्रांसलेशन के टाइम पे। इट हेल्प्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के टाइम पे हेल्प करता है आपका कैपिंग। और दूसरा जो पॉली ए टेल है, पॉली ए टेल है, ये आपकी हेल्प करती है कहाँ पर, जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इसको साइटोप्लाज्म में लाने में। ठीक है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा हम क्या बोलते हैं इसको, ये क्रिक ने दिया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एमआरएनए है डीएनए से उसका फॉर्मेशन होता है, और देन उससे फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, डीएनए था, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, और यही आरएनए से फिर किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन ये वाली प्रोसेस तो हमने कर ली है, डीएनए से आरएनए बनने वाली। अब हम आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, जो हम अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।